Okay. So exercise homework था. Is it completed by everybody? Yes, miss. बाकी सबका नहीं हुआ? बोलो, नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, क्या हुआ है बताओ. साइलेंस क्यों रखा हुआ है? इफ इट इज नॉट डन जस्ट लेट मी नो. मैं यहाँ से आपका वर्चुअली गला नहीं पकड़ सकती. नॉट डन. ओके फाइन. Ahan, Aryan, yours? No, miss, not done. No, miss, Not not yet. done. Okay, reason? मुझे कोई सॉलिड रीजन नहीं चाहिए. क्यों नहीं हुआ? भूल गए, आलस आया, मन नहीं हुआ लिखने का, कुछ भी हो सकता है रीजन. जस्ट लेट मी नो. भूल गए. आहान, आर्यन, आप लोगों का क्या हुआ? भूल गए, मन नहीं हुआ, देख के इच्छा नहीं हुई लिखने की. अरे बाप रे, इतना साइलेंस रखोगे? आपका मैं क्या कोर्ट में कोई पेशी कर रही हूँ आप लोगों की? हाँ, सी दिस. आप नहीं लिखोगे बेटा तो आप ही के लिए वो बढ़ता जाएगा लिखने वाला काम. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर लो टाइम पे. इस वीक नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक प्लीज मेक श्योर कि ये चीज़ कंप्लीट कर लो, आंसर्स लिख लो. ठीक है. स्पेशली आपके टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस को डू राइट देम. एंड क्योंकि यहाँ पर कभी भी चेक करने के लिए अगर आपको कॉपी सबमिट करने आपके पेरेंट्स को आना पड़ा तो फिर वो आपके लिए वो भागदौड़ वाली चीज़ हो जाएगी. ठीक है. सो मेक श्योर कि आप ये चीज़ लिखो. तो क्योंकि अगर एक्सरसाइज सॉल्व नहीं हुआ है इसका मतलब एक्सरसाइज में कोई डाउट है. अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी समझ में आया होगा तो वो भी नहीं पता होगा. सुप्रतिम, आपको कोई डाउट्स है? No, miss. एवरीथिंग इज क्लियर, ऑल द आंसर्स एंड Yes, एवरीथिंग miss. गुड. अच्छा, और बाकी आहान, अपूर्वा, आर्यन, आप लोग लिखोगे तब डाउट्स क्रिएट हो तब मुझे बताना. टिल देन आई एम प्रोसीडिंग विथ एब्जॉर्प्शन. विल इट बी ओके? Yes, miss. Okay, fine. Now just let me know this one thing, that आपका यूनिट टेस्ट सिलेबस वगैरह मिला है क्या आप लोगों को? मिस नहीं मिस. मिस मतलब वो लोग का वो मिस मिस के हिसाब से स्कूल की मिस के हिसाब से अब्जॉर्प्शन होने वाला है और पहला वाला चैप्टर. मिस मतलब जेनेटिक्स जो है ना वो सेकेंड टर्म में है. अभी नहीं है, ऐसा है. यस. जस्ट मतलब आपका सेल विल बी देयर एंड एब्जॉर्प्शन विल बी देयर, ऐसे है? यस मिस. यस. 3 चैप्टर मिस मिस बोली है, जितना करा सकती है उतना देगी. अच्छा, सेल है, एब्जॉर्प्शन है और ट्रांसपिरेशन है. मिस नॉट मिस में अगर ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर ली तो. अच्छा, अभी स्कूल में क्या एब्जॉर्प्शन चल रहा है? हाँ मिस. हाँ मिस एब्जॉर्प्शन चल रहा है. फाइन. अच्छा, वन मोर थिंग आई हैव टू आस्क यू. आपके स्कूल में फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड इस बार भी कुछ रिड्यूस सिलेबस जैसा प्रोवाइड किया गया है आपके स्कूल से? मिस मिस ग्रुप में भेजा था मिस. Shoot कर दिया.
मिस लेकिन कुछ कुछ काटा नहीं है मिस, सारा सब कुछ है आ रहा है। हाँ, क्योंकि इस बार बोर्ड्स अच्छे से होंगे। गुड। तो फाइन, वी विल बिगिन विथ एब्जॉर्प्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो ये चैप्टर हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, इजी क्यों हो जाएगा, इन व्हाट सेंस? द रीजन इज, हमने बिगनिंग में जब हमारे फिजिकल क्लासेस चल रहे थे तो कुछ टर्म्स पढ़े थे, ऑस्मोसिस वगैरह पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद होगा तो। हम इस ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। गुड। ये सारी चीजें हमने मतलब एक रफ रिवीजन किया था इसका, याद है? हाँ यस। मिस। गुड। सो बेसिकली अब हम वही टर्म्स को जो है थोड़ा सा और पॉलिश करेंगे, कुछ नए टर्म्स को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर्स, टर्गर प्रेशर्स, एंड व्हाट डू इज you are saying when you are explaining all these things. So that part we should remember. So this chapter is first of all a quick revision for osmosis, diffusion and all that, and after that we will be following some techniques like ascent of sap वगैरह, guttation है जो है, root pressure वगैरह, that part we will be having, and you have lot of experiments over here in this particular experiment chapter. तो जो ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, अगर आपके स्कूल खुलेंगे तो आपके स्कूल में दिखा दिए जाएंगे। ठीक है, सो दिस पार्ट यू हैव टू सी फर्स्ट। हम ये चीज़ पहले ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स, दिस चैप्टर इज कॉन्सेंट्रेटिंग कि एक्चुअली में जो रूट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, क्यों, किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, क्या क्या चीज़ें एब्जॉर्ब करते हैं, एंड हाउ दे आर रिलेटिंग टू द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड, and establishing the contact between the one which is under and one which is above the ground. ये absorption by roots के वजह से हो रहा है। ठीक है, सो बहुत ही एक्टिव रीजन होता है सबसे पहले रूट्स, अगर आप पढ़ो तो मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इफ वी बिगिन विथ रूट्स, हम एक नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर समझते हैं रूट्स का, तो वी नो इट्स अ कॉनिकल, ऐसा कुछ शेप होता है इसका। ठीक है, सो विच इज बिलो द ग्राउंड। ओके, सो फर्स्ट इज दैट इट इज ऑलवेज बिलो द, एक टिपिकल रूट की अगर हम बात करें, मॉडिफिकेशंस की नहीं, बिलो द ग्राउंड होता है। दूसरी चीज, ये जो पर्टिकुलर रूट्स होते हैं दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ठीक है, इस टर्म का मतलब क्या होता है वो समझाते हैं। पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब ये हमेशा ट्रॉपिक, ट्रॉपिक मतलब अट्रैक्टेड टूवर्ड्स। ओके, तो जियो रूट कहीं पे भी होगा वो हमेशा जमीन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। ठीक है, चाहे आप उसको ऊपर कर लो, नीचे कर दो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि टेक वन सीड, एक आप सीड को जमीन के अंदर लगा दो। ठीक है, और जब वो जर्मिनेट हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल शो यू दिस टाइप ऑफ अ स्मॉल सैपलिंग एंड स्मॉल अमाउंट्स ऑफ रूट्स ओवर हियर। ठीक है, अच्छा अब आप एक चीज काम करो कि ये जो सीड है उसका जो ये जो पोर्शन है, अपर पोर्शन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शूट। ये रिस्पॉन्सिबल ही होता है शूट सिस्टम के लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल जो लोअर साइड होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है रूट के लिए। ठीक है, अच्छा अब मैं इस सीड को अगर मैं इस तरीके से अंदर डाल दूं, अगर मैं इसको उल्टा करके ये जो पोर्शन है उसको ऊपर रख लूं, इस तरीके से करो कि रूट वाला पोर्शन ऊपर रखूं और शूट वाला पोर्शन ऊपर रखूं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो रूट्स ग्रो होंगे वो टूवर्ड्स द सॉइल ही होंगे, टूवर्ड्स द अर्थ ही होंगे, और शूट होगा
वो हमेशा अर्थ से दूर भागेगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मिस, मीन्स क्योंकि वो नेचुरली है ना। नेचुरली वो ऐसे डिजाइंड ही हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, हमेशा जमीन की तरफ बढ़ने की कोशिश करना। ठीक है, आपने मनी प्लांट अगर आपके घर में जो इंटीरियर्स में रखे होते हैं, अगर पानी के बॉटल्स वगैरह में होते हैं, तो ऐसा है कि जैसे मनी प्लांट लीफ जो है ऊपर जा रहा है, तो रूट भी ऊपर जा रहा है। रूट ऊपर नहीं जाता है, रूट हमेशा हैंगिंग हैंगिंग होके नीचे की तरफ डायरेक्ट करते हैं खुद को, देखा है? हाँ मिस, हाँ। ठीक है, वो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेंगे, रूट हमेशा नीचे की तरफ बढ़े होते हैं। सो दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक इन नेचर। नाउ सी दिस, दैट these roots are of two type। ठीक है, रूट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं टू टाइप्स, अगर इस तरीके का है तो हम उसको बोलते हैं टैप रूट, मेन रूट है। ठीक है, और अगर आप देखोगे रूट्स जो हैं वो इस तरीके से, कोई भी एक मेन आपको उसमें वो नहीं दिखाई देगा पार्ट, बस इस तरीके से फाइबर्स में निकले हुए हैं। तो ये जो होते हैं इसको हम बोलते हैं फाइबरस। ठीक है, सो टैप रूट्स भी होते हैं और फाइबरस रूट्स होते हैं, दो टाइप के रूट्स होते हैं। थर्ड चीज जो उनको स्टेम से अलग करती है, ठीक है, वो है कि इसके अंदर नोड्स की प्रेजेंस नहीं होती। नोड्स मतलब अगर आप स्टेम देखोगे तो स्टेम में आपको हर थोड़ी दूर पे एक हल्का सा ऐसे लाइन दिखाई देता है, देखा है? हाँ मिस, हाँ मिस। यस मिस। नोड्स दिखते हैं, जबकि रूट्स में ये नोड्स कभी भी नहीं दिखाई देते। अंडरस्टूड दिस पार्ट? मिस तो नोड्स को आप डिफाइन कैसे करेंगे? नोड्स जो होते हैं वो स्टेम में प्रेजेंट होते हैं बेटा। मतलब क्या डिफाइन करना है आपको? नहीं मिस, अगर पूछा नो व्हाट आर नोड्स देन? Nodes are the special tissue present on the stem of the plant or the shoot system of the plant। ठीक है, क्लास 9th में Yes, ma'am. आपने टिश्यू पढ़ा था, यस मिस। उसमें आपने मेरिस्टेमेटिक। हाँ, उसमें आपने इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ा होगा जो यहाँ पर प्रेजेंट होता हाँ मिस। है ना? तो वो यहाँ पर से क्या होता है, ये नोड्स जो होते हैं वो ब्रांच या नया फ्लावर या नई लीफ उसको बेयर करते हैं। ये जो लीफ फ्लावर या नई ब्रांच होती है वो हमेशा नोड रीजन से ही बाहर आती है, वो कहीं से भी नहीं उगती है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मिस। ओके, Yes. तो जो नोड्स है वो हमेशा स्टेम में होते हैं, वाइल इन रूट्स दे आर एब्सेंट। तो अगर कभी फ्यूचर में अगर एग्जाम में लैब में रूट भी रखा है स्टेम भी रखा है और आपको टीचर बोलती है दोनों एक ही कलर के दिख रहे हैं, सूख गए हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या है, अगर आपकी टीचर बोलती है कि आइडेंटिफाई कि कौन सा स्टेम है और कौन सा रूट है, तो नोड्स ढूंढ लेना। अगर नोड्स है जिस चीज में वो स्टेम है, जिसमें नोड्स नहीं है वो रूट है। तो बाग में तो नोड्स नहीं होता ना, जो फुल्ली ग्रोन जो ट्री होता है? सभी में नोड्स होते हैं, वो दिखते हैं अलग अलग टाइप के। ओके मिस। ठीक है, so that part you should understand now। this is taproot and this is the fibrous root। अच्छा, ये रूट्स में से जो बहुत ही थिन और भी इस तरीके से अगर निकले हुए हैं, these things if they are present on these also, if they are present like this, ऐसे आपको अगर दिखाई देता है, इनको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। इनको क्या बोलते हैं हम? रूट हेयर्स। अच्छा, ये रूट हेयर्स की प्रेजेंस क्यों होती है रूट के साथ? द रीजन इज टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। जितने थिन और जितने ज्यादा डेंस होंगे उतना ज्यादा वो नीचे सरफेस एरिया को कवर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई रूट विल ऑलवेज हैव द रूट हेयर्स ऑन इट। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू?
मिस वो भी तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ही होते हैं ना, देख रूट सकते हैं हेयर्स फिंगर लाइक। नहीं, रूट यस हेयर्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं है बेटा। रूट हेयर्स एक्सटेंडेड बहुत ही थिन थिन सेल्स की वजह से फॉर्म होता है। क्लियर? यस मिस। yes, ठीक है। सो रूट हेयर्स की प्रेजेंस जो होती है वो सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया होना चाहिए ना जमीन के अंदर। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा हैवी एब्जॉर्प्शन होगा। तो रूट हेयर्स की प्रेजेंस क्या करती है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सॉइल। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मिस। yes, ma'am. So this is what you should understand regarding the root first of all. ये नॉर्मली एक रूट का जो टिपिकल फिजिकल बाहर से जो दिखता हुआ फीचर है वो है। सो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है बट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। मतलब वो लाइट की तरफ नहीं जाता है, लाइट से दूर भागता है। ठीक है, तो लाइट के लिए नेगेटिव रिजल्ट है उसका, और जमीन के अंदर जाने के लिए वो पॉजिटिव है। And it is towards the gravity it will travel. Okay, that is what you have to understand. So just see this कि अगर हम किसी भी रूट का एब्जॉर्प्शन, वो जो फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि भाई वो कैसे एब्जॉर्ब करेगा, तो रूट के पास बहुत सारी अलग अलग तरीके की टेक्निक्स है एब्जॉर्प्शन करने की। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि if you I visualize the root under the microscope, then what I will see is that I can see a series of cells like this lying one by each other। इस तरीके से वो कनेक्टेड रहते हैं एक के बाद एक। आपके टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम दिया होगा पेज नंबर 38 पर। A single full grown root hair and two more in success stages of growth for the from the epidermal cells। कि देख रहे हो उसको? मिस लेकिन डिफरेंट सेल्स दिए मिस, वही एक ही सेल का मिस वैक्यूल्स की तरफ, वैक्यूल्स की वजह से एक्सटेंडेड फॉर्म है एक ही सेल का। हाँ ठीक है, तो जस्ट सी दैट पार्ट कि किस तरीके से वो ये सेल्स की सीरीज जो है वो फॉर्म होती है, और वो उनके सक्सेसिव अरेंजमेंट की वजह से ही आपका ये रूट जो है वो फॉर्म होता है। ये सक्सेसिव अरेंजमेंट ही है जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दैट डायग्राम। फिगर नंबर 4.2, कैन यू सी इट? यस मिस। ओके, सो सक्सेसिव सीरीज है ये, बस उस तरीके से काम करती हैं जैसे हम पास द पास गेम खेलते हैं ना, तो चीज़ों को लेकर इधर से उधर पास करना, पास करते जाना अलग अलग तरीके से। दैट इज व्हाट इज बीइंग शोन बाय दीज रूट्स। सो जस्ट सी दिस प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल। हम शुरू करते हैं कि इसके बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। इम्बिबिशन है, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एंड टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी है। तो सबसे पहले अगर हम इम्बिबिशन समझते हैं, ठीक है, इम्बिबिशन जो है बेटा वो एक ऐसे तरह का फोर्स है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नाउ सी दिस, दे हैव एनीथिंग in the wood will be having a strong attraction towards the water। वुड के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि उसको बहुत ज़्यादा, एक बोलते हैं ना, इट्स लाइक हाइड्रोफिलिक इन नेचर, वो पानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ओके, सो इट विल नॉट अलाउ द वाटर टू लीव इट। नाउ सी दिस, whenever there is a wood is present, अगर कोई भी ड्राई वुड प्रेजेंट है आपके सामने, and if you allow the exposure to the moisture, if you allow the exposure to the water anywhere, it will suddenly swell हो जाता है मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से। yes, miss, yes, miss. ठीक है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ इम्बिबिशन। वो कौन सा प्रोसेस कर रहा है? इम्बिबिशन। इम्बिबिशन। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके घरों में
लकड़ी के दरवाजे हैं तो बारिश में देखा है क्या हो जाता है? हैव यू एक्सपीरियंस्ड? नो? पुराने घर नहीं देखे हैं कभी जहाँ लकड़ी के दरवाजे होते हैं और बारिश में क्या प्रॉब्लम होती है? मिस नेवर? मिस फूल जाता है मिस दरवाजा। यस, सुप्रतिम को पता है, बाकी किसी को नहीं पता? सबके घर फाइबर डोर्स हैं क्या, या वुडन डोर्स है तो ऐसा कुछ इफेक्ट देखा नहीं है? ऐसा है? नहीं मिस। नहीं, मतलब है नहीं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डू अंडरस्टैंड दिस, वुडन डोर्स जो होते हैं घरों में, बारिश के टाइम पर देखना वो बंद ही नहीं होंगे। आप उनको अगर बंद करने की कोशिश करोगे तो दे विल जस्ट बल्ज आउट एंड दे विल नॉट बी, यू विल नॉट बी एबल टू क्लोज देम, बिकॉज वुड जो है वो मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है और वो फूल जाता है। और जैसे जैसे बारिश खत्म हो जाएगी और फिर धूप आने लगेगी तो मॉइस्चर जो है वो अपने आप ड्राई अप हो जाएगा और डोर वापस से बंद मिस होना। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो भी फूलेगा। यस, दैट इसलिए मैं बोली कि इम्बिबिशन बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है, क्योंकि वो थोड़े से मॉइस्चर को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, और वो वुड इतनी ज्यादा उससे अट्रैक्ट करेगा कि वो उसको अपने अंदर लेके खुद को तुरंत ही स्वेल कर देगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? हाँ मिस। ठीक है, Yes. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इम्बिबिशन। तो ये एक घर में ही देखने को मिलता है। अच्छा, आपने अगर घर में नहीं देखा है, कभी डिस्कवरी चैनल्स पर ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स देखा है? रॉक्स कैसे तोड़ते हैं? अब तो मैकेनिकल मशीन्स हैं, लेकिन ओल्डन टाइम्स में कैसे तोड़े जाते थे? कैसे कैसे तोड़ते थे? नहीं देखा है? फाइन। एक्चुअली क्या होता था जब पुराने टाइम में, क्योंकि इतने ज़्यादा मैकेनिकल हमारे पास गैजेट्स और ये सब चीज़ें नहीं थी, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस नहीं थे, तब क्या होता था कि जैसे टनल बनाना है, अगर एक बहुत बड़ा सा पहाड़ है उसका टनल बनाना है, हमको बीच में से रास्ता बनाना है, तो क्या करना चाहिए? तो क्या होता था जब गर्मियों के दिनों में सॉइल एकदम ड्राई रहता था तो क्रैक्स आ जाते थे बड़े बड़े उसमें, रॉ उसमें, तो उसमें क्या होता था कि जो पूरा सूखा हुआ जो लकड़ी होता था बड़ा बड़ा ट्रीज का, वो उस क्रैक्स के अंदर पुश कर दिया जाता था, जो वो मैनुअली किया जाता था, और वो लकड़ी को उन क्रैक्स में जबरदस्ती फिट कर दिया जाता था। जब लकड़ी उसमें चली जाती थी तो क्या होता था, मीनवाइल जैसे ही बारिश आती थी तो मॉइस्चर की वजह से वो वुड जो था वो फूलना शुरू होता था, और जब वो फूलता था तो वो रॉक के अंदर इंटरनली इतना प्रेशर क्रिएट करता था कि वो रॉक जो होता था वो अपने आप ब्लास्ट हो जाता था। अंडरस्टूड दिस? ओके मिस। ओके, सो दैट इज द फोर्स ऑफ इम्बिबिशन। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है इम्बिबिशन, तो पूरा रॉक ब्रेक कर सकते हैं। तो वो जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे उसमें इस तरीके से धीरे 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 रास्ता क्रिएट करने में, टनल्स बनाने में हेल्पफुल होते थे वो। तो इस तरीके ये एक मेथड था, एंड दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इम्बिबिशन। अगर आपने ये भी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो बस आप एक काम करना कि सीड्स लेना, जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ के सीड्स ले लेना और उनको एक एयर टाइट कंटेनर में फिल करना पूरा ऊपर तक, और उनमें पानी भर देना, एकदम अच्छे से मॉइस्चर भर देना और उनको पूरी तरीके से टाइटली बंद कर देना। एंड ये जो आप एक्सपेरिमेंट अगर आप करते हो तो वहाँ आसपास रहना मत, वरना मम्मी तुमको पकड़ के मारेगी। ठीक है, द थिंग इज मूवमेंट द एब्जॉर्प्शन स्टार्ट्स, जैसे ही वो सीड्स जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे। स्वेल होंगे तो क्या होगा, दे विल स्टार्ट क्रिएटिंग द प्रेशर इनसाइड दैट बॉटल। मतलब बॉम्ब क्या हुआ बेटा? मिस फट जाएगा। Yes, it will burst and it can cause injury also. You know that? ठीक है, यस मिस। सो दैट पार्ट ये जो है आपको बहुत ध्यान से करना है। ये ऐसे ही नहीं करना है कि भाई है ना, हाँ, बस हम, कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा इंजूरियस होगा मिस। हाँ बहुत ज़्यादा इंजरियस होता है क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा होता है।
ओके सो दैट ये सब इम्बिबिशन प्रेशर ही है, ये सारा जो है वो इम्बिबिशन मेथड से ही अपने अंदर एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ कर रहा है. सो दैट पार्ट यू शुड बी क्लियर विथ. सो जर्मिनेटिंग सीड्स हुए, वुड्स हुए, और ये सभी के सभी दे हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टुवर्ड्स द मॉइस्चर, and that is just because of they are made up of a very important constituent that is called cellulose. सेल्यूलोज ही ये सारे काम करवा सकता है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? इम्बिबिशन. Yes. ठीक है. सो दिस इज वन ऑफ द फोर्स टू एब्जॉर्ब द वाटर इनसाइड द प्लांट सेल. ये एक तरीका है प्लांट सेल कैसे वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes. ठीक है. नाउ वी नो अनदर वन इज डिफ्यूजन एंड देन वी हैव ऑस्मोसिस. सो सी टू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हम डिफ्यूजन पढ़ चुके इम्बिबिशन हैं. का कोई नोट्स नहीं? अच्छा, इम्बिबिशन राइट डाउन. इम्बिबिशन is a strong force okay, it's a very strong force because the cells made up of cellulose have strong affinity or attraction towards moisture. ठीक है. strong affinity towards moisture. Okay, which leads to swelling of plant cell. Understood this part? Yes, miss. Yes. Good. So I think class 10th के लिए इतना enough, not more than this is being required. Okay, so this you have to understand. Then regarding diffusion, if I say diffusion, तो हम diffusion को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि diffusion जो है वो सभी कर सकते हैं. Solids भी कर सकते हैं, liquids भी कर सकते हैं, और gas भी कर सकते हैं. All of them can perform diffusion. ठीक है, एनीथिंग. एंड डिफ्यूजन जब भी हम बात करते हैं तो ऑल दीज थिंग्स, सॉलिड, लिक्विड्स और गैस, द मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर concentration gradients. ठीक है, that means they are moving towards their concentration gradients. मतलब वो हायर से लोअर की तरफ इजीली ट्रैवल करते हैं. ठीक है, अगर एक पर्टिकुलर बीकर में आप जो चीज़ों को ऐड करोगे, सपोज इफ इन वाटर इफ यू आर एडिंग शुगर और सॉल्ट, so in the spoon you have lot of sugar with you, and if you are adding it in the water then towards the concentration, मतलब आपने वो आराम से वो concentration की तरफ जो उनका normal वो है higher to lower, they will travel from higher to lower concentration की तरफ easily travel कर सकते हैं. यहाँ पर कोई भी barrier boundation नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी living cell, non-living या detection, nothing is being calculated. A simple process है
कि मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएंगे एंड स्लोली दे विल जस्ट गेट मीन्स अरेंज्ड ओवर दैट प्लेस एंड वंस द थिंग कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही इक्वलाइज होगा तो वो जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये चीज समझ में आई बेटा? समझ आ रहा है बेटा? आई थिंक मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल दिया था कि जैसे Yes, miss. परफ्यूम जो होता है, अगर एक कॉर्नर में आप ओपन करोगे तो पूरे रूम में पता चल जाएगा कि परफ्यूम जैसा कुछ है जिस किसी ने यूज किया है। हमने किया था ना ये एक डिस्कशन। हाँ मिस। हाँ, तो ये चीज है। दूसरा ये चीज के सिंपल सा है कि अगर आप लिक्विड में लिक्विड को ऐड करोगे तो भी इजी है। अगर वाटर में इंक ऐड करोगे तो इट विल स्लोली डिजॉल्व। पहले तो वो कोई मेजर मिसेबल होना चाहिए ना, वो क्या भी हुआ? है। क्या हुआ बेटा? मिस मिसेबल होना चाहिए ना, यस, मतलब मिसिबल होना चाहिए, डिजॉल्व होने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। अब अगर आप ऑयल ऐड करोगे तो इट विल नॉट बी एबल टू शो यू दैट पर्टिकुलर डिफ्यूजन, मतलब वो नहीं बता पाएगा ना। यस मिस। ठीक है, तो डिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, दैट इज व्हाट। बट यहाँ पर कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है बेटा कि उसको कोई एक फिजिकल बैरियर या किसी को क्रॉस करके मॉलिक्यूल्स को जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक नॉर्मल मेथड है। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में आप चीज़ें कैसे भी फटाफट इंक्रीज कर सकते, मतलब ऐड कर सकते हो। और जब तक हम ये चीज़ कब तक मेंटेन कर सकते हैं, जब तक कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इक्वलाइज ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो पूरी तरह से, मतलब अगर इस पर्टिकुलर कंटेनर में फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स खत्म हो जाते हैं तो फिर आप अब शुगर ऐड करोगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस यस मिस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो प्लांट्स जो हैं वो डिफ्यूजन जब करते हैं, बेसिकली इफ यू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द प्लांट्स, सो दे सेल टू सेल बहुत सारी चीज़ें ऐसे उनको ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमने जाइलम और फ्लोएम भी पढ़ा है, तो वी नो दैट वी हैव पैरेनकाइमेटिक cells, companion cells and storage parenchyma and all these are there. So what they do is they just pick up the things and store in themselves and all that. So वो सारी जो चीजें हैं वो concentration gradient पर ही काम करती हैं। Understood this part? यस मिस। Okay, so that is what you have to understand regarding the diffusion. Now next is osmosis. Osmosis जो है वो थोड़ा सा restricted process है। ठीक है, सो ऑस्मोसिस शुड जब भी होता है तो हमें कुछ टर्म्स को बहुत ध्यान देना है, दैट जैसे कि प्रेजेंस ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, ऑस्मोसिस इज बिकॉज ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन परफॉर्म करवाता है। दूसरी चीज, एक और वर्ड इसमें इंक्लूड करना है हमको, ये कि हम हमेशा ऑस्मोसिस है तो वी विल टॉक अबाउट ओनली वाटर, दैट मीन्स सॉल्वेंट। हम हमेशा सॉल्वेंट को डिस्कस कर रहे हैं, हमारा पूरा कंसंट्रेशन जो है वो सॉल्वेंट के ऊपर रहेगा, क्योंकि मूवमेंट हमेशा सॉल्वेंट का होगा ऑस्मोसिस में। ठीक है, वाटर का होगा। ये अब सेमी हाँ बेटा, ये सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसलिए तो सॉल्वेंट लेकर ही डिस्कस करना। हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है वो बैरियर क्रिएट करता है बेटा दो सॉल्यूशंस के बीच। ठीक है, यस ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं, देखो आपको अभी अब समझ में आएगा धीरे से। सी दिस, एक बहुत सिंपल सा हमें ये समझना है कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो यू हैव टू थिंग्स विथ यू, यू हैव सॉल्वेंट एंड यू हैव सोल्यूट विथ यू। ठीक है,
सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, वो डिसाइड करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल। ये चीज क्लियर हो रही है आपको? हम ठीक है। नाउ सी हाँ दिस, मिस। if I say two three types of solutions हो रही है क्या? मिस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ही उसका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट बताता है ना। यस, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ही आपको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या नंबर ऑफ सॉल्यूट आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ऑस्मोसिस जो है, मतलब वाटर का मूवमेंट होगा या नहीं होगा, वो सॉल्यूट डिसाइड करता है। मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन है वो ही डिसाइड कर रहा है कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होगा कि नहीं होगा। एम आई राइट? यस ठीक है। तो अब एक ये चीज देखो कि जब हम ये सब सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो वी शुड हैव, हम ये जब सॉल्यूशंस है वी शुड हैव द कंपैरिजन ओवर हियर। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सपोज मेरे पास एक बीकर है, इस बीकर में आई हैव केप्ट 1000 ml ऑफ H2O। ठीक है। 1000 ml में अगर सपोज मैं ऐसा करती हूँ कि 900 शुगर ऐड कर देती हूँ, 900 वॉल्यूम मैंने शुगर का ऐड कर दिया। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो है वो, हम क्योंकि आगे सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है या आइसोटोनिक है। In the class we have studied ना, या हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, याद है? नहीं है कि वापस से शुरू करूं? हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक है, कैसे बताया आपने? मिस कॉन्सेंट्रेशन हायर है इसीलिए। कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए। ओके। अच्छा, लेकिन हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक तो कंपैरिजन के थ्रू होता है, लेकिन हम लोग के पास तो कोई दूसरा नहीं है ना चीज ये कंपैरिजन के लिए। वेरी गुड। हम जब भी सॉल्यूशंस की बात करेंगे और अगर हम ये 3 टर्म्स को यूज करना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें कंपैरिजन चाहिए। मुझे एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ रही हूँ। सी, जस्ट टेल मी दैट विच कलर इज दिस? ये कौन सा कलर है? ब्लू। ब्लू। कैसा ब्लू है? मिस लाइट ब्लू, अराउंड अराउंड। लाइट ब्लू है। यस मिस। आहान, आर्यन, कृतिदीप, सुप्रतिम, आप लोगों के लिए यस मिस। ठीक है, लाइट ब्लू है। अच्छा, मुझे ये बताओ फिर, ये कैसा है? ये तो इससे भी और भी लाइट है। और भी लाइट है। तो अगर मैंने सिर्फ, अगर अभी सिर्फ ये वाला ड्रॉ किया होता तो ये सिर्फ ब्लू है। लाइट है या डार्क है कैसे पता चलेगा? जब उसके पास एक और शेड होगा तब आप कंपेयर करोगे ना बेटा। यस मिस। यस आया समझ में? ये लाइट डार्क तो आप इसलिए टर्म यूज कर रहे हो क्योंकि आप जानते हो कि भाई लाइट है, डार्क है, ऐसे टाइप के शेड्स होते हैं। बट अल्टीमेटली अगर मेरे पास एक ही कलर है तो मैं क्या बोलूंगी कि ब्लू कलर की चीज है। आया समझ में? यस मिस। गुड। अच्छा, अगर आप ये समझते हो तो आप ये वाला बताओ मुझे, तो ये कौन सा शेड है फिर? मिस डल ब्लू, रशियन ब्लू बोलते हैं। इसके कंपैरिजन में मच मोर डार्कर। डार्कर, यस में डार्कर। ठीक है, इसके कंपैरिजन में सो लाइटर, सेंटर वाला जो है वो मीडियम और उससे ज्यादा डार्क। एम आई राइट? ये कंपैरिजन हुआ ना। यस दैट इज व्हाट वी से। हाँ, लाइट और डार्क आपके माइंड में पहले से क्यों है? क्योंकि आप ये टर्म्स जानते हो इसीलिए। you know that you have some light blue shades, you have dark blue shades, that is in your मिस mind। दैट इज ठीक मिस है। तो हम लोग भी कंपैरिजन ही कर रहे हैं बैठ के हाँ, दिमाग में। तो आप कम, ये जो चीज है वो आपके, क्योंकि ऑलरेडी यू नो दैट पार्ट, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दिस। बट इफ आई से रिगार्डिंग द सॉल्यूशंस ओवर हियर,
तो अगर मैंने ये पर्टिकुलर ए टाइप के जो बीकर में ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूट्स को ऐड किया है, अगर ये हाइपर, हाइपो और आइसो वर्ड्स आप जानते ही नहीं, तो आप क्या बोलते हैं मुझसे, मैम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं ऐसा, हाँ मिस। है ना। अगर आपको ये 3 टर्म्स पता ही नहीं होते तो आप क्या बोलते, मैम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू यू? Yes. ठीक है, नाउ सी दिस, इफ आई टेक अप वन मोर बीकर ओवर हियर, वन मोर ओवर हियर, सभी में मैंने वही 1000 ml ऑफ वाटर ले लिया है। This is B, this is C. Here already 900 ml I have added. Let me add 950 ml of sugar. And here I am adding 999 ml of sugar. अब बताओ मुझे सब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन सा हो गया? बीकर सी मिस। C. C, क्योंकि Yes, miss. सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किस में है सॉल्यूट्स का? बीकर सी में। सी में है, ठीक है। बी में इन दोनों के कंपैरिजन में बीच में, ठीक है। और ए जो है वो सबसे लीस्ट शो कर रहा है। तो जो अगर हम हाइपर कॉन्सेंट्रेशन वाइज इसको अरेंज करते हैं तो इट विल बी लाइक दैट, लीस्ट कॉन्सेंट्रेटेड ए, बी और सी में डालूंगी तो सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सी है। यस मिस। तो C is hypertonic then B, B is hypertonic then A, and A जो है वो least concentrated as compared to A, B and C. Understood this part? Yes. ठीक है। यस मिस। तो हम ये जब टर्म्स यूज करते हैं ना बेटा, तो ये हम हमेशा कंपैरिजन के बेसिस के लेवल पर ही अरेंज करेंगे। अदरवाइज यू डोंट हैव एनी राइट टू यूज दीज वर्ड्स की एक ही अगर अरेंजमेंट दिया है तो आप बोल दो कि भाई ये हाइपरटोनिक है। हाँ, आपको अगर इंस्ट्रक्ट किया गया है कि दिस सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, देन यू कैन यूज इट। क्योंकि अगर आपके इंस्ट्रक्टर या आपके टीचर ने आपको बताया कि भाई ये जो सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ मैं, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, तो आपको समझ जाना है कि हाँ बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? इज इट क्लियर टू यू? Yes. ठीक है, तो हाइपर, हाइपो ये पार्ट क्लियर है। सो फर्स्ट हम हाइपर से शुरू करते हैं, या फिर फर्स्ट कंडीशन हम करते हैं शुरू एंडोऑस्मोसिस की। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन, आई विल शो यू वन मोर थिंग ओवर हियर। ओके, कैन यू रीड दिस? आपको दिखाई दे रहा है ये? यस मिस। Yes, miss. ठीक है, सो फर्स्ट इट इज रिटन दैट रिगार्डिंग डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू एरिया ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट ऑस्मोसिस क्या है? वो भी डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब पानी अपने हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपने लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ट्रैवल करते हैं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये चीज समझ में आ रही है?
यस ठीक है ना। सॉल्यूट्स विद इन अ सॉल्यूशन, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से दिमाग में डाल दो बेटा कि सॉल्यूट्स विद इन अ सॉल्यूशन क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? दैट पुल्स द वाटर टुवर्ड्स इट। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या समझाता है हमको? वो समझाता है कि जितना भी ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। इज इट कमिंग टू यू? आ रहा है दिमाग में सही? जस्ट होल्ड ऑन कार्तिक दा, ये कुछ बज रहा है इसमें। लीव इट। ठीक है, नाउ सी दिस, सॉल्यूट्स विद इन अ सॉल्यूशन क्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चीज बहुत ध्यान से समझो बेटा कि एक मेरे पास एक ड्राई सीड है, सपोज जो आप ये छोले राजमा वगैरह जो होते हैं आपके घर में डब्बे में स्टोर करके रखते हो, तो वो जो ड्राई सीड्स हैं, ड्राई सीड्स के अंदर क्या है? सॉल्यूट एकदम एक्सट्रीम लेवल पर है, बहुत ज्यादा सॉल्यूट है अंदर। हाँ बस ठीक है, पानी सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा उसके अंदर सॉल्यूट की प्रेजेंस है क्योंकि वो कंप्लीटली ड्राई है। ठीक है, तो जितना ज्यादा ड्राई होगा उतना ज्यादा वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करवाएगा। जब आप उस पर्टिकुलर सीड को एक पानी के बीकर में डाल दोगे तो वो पानी को उतनी ही तेजी से अंदर लेगा क्योंकि उसके पास सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज्यादा है, and that is the reason it can create a osmotic pressure inside it to pull the water inside it. Is it clear to you? आ रहा है समझ में? थोड़ा फिर से रिपीट फिर कर से समझाते, फिर से काम डाउन, अच्छे से समझो। एक सीड है, सीड के अंदर सॉल्यूट्स है। एक और सीड ले लेती हूँ मैं, ठीक है, उसके अंदर भी सॉल्यूट की प्रेजेंस है। यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट में ले लेती हूँ 50 है और यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूट जो है वो 100 है। अब नंबर से समझ रहे हो? यस मिस ठीक है, अच्छा, हम इन दोनों को पानी के अंदर डालेंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर किस सीड के अंदर ज्यादा होगा? मतलब कौन सा सीड जल्दी जल्दी पानी को अंदर लेगा आपने? बस 50 वाला 50 50 वाला क्यों? बिकॉज 50 वाले के पास कंसंट्रेशन पानी का कम है, हमें कम सॉल्यूट है हायर इसलिए कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। सॉल्यूट 100 से सॉल्यूट 50। मिस एक सेकेंड, मिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है क्या 100% 50%? ये बीकर है, इसमें H2O है, यस मिस। ठीक है, मिस 100 वाला जल्दी लेगा मिस, बिकॉज उसके पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का ज्यादा है, पानी कम है। सॉल्यूट का ज्यादा है। हम ठीक है, अच्छा, मुझे एक बहुत सिंपल सा है वो एक दो कि जो चीज सूखी हुई होती है, टिश्यू, टिश्यू पेपर देखा है, यस हमें मिस। और एक आपका गीला गीला हैंकी ले लो, दो चीजें ले लो, कौन पानी को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा? मिस टिश्यू। टिश्यू पेपर, जो सूखा हुआ क्योंकि पानी जो आसपास ज्यादा है वो जल्दी जल्दी ट्रैवल करेगा उस टिश्यू के अंदर। एम आई राइट? यस मिस ठीक है, तो ड्राइनेस, नंबर ऑफ सॉल्यूट इन दिस पर्टिकुलर सीड इज मोर, 100 अमाउंट है, तो वो जल्दी जल्दी वाटर को इनटेक करेगा। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूट की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होगा। वो प्रेशराइज कर रहा है कि भाई ऑस्मोसिस करो, मेरे अंदर पानी नहीं है, जल्दी से पानी को अपनी तरफ लो। दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझ आया? हाँ मिस आ गया अपूर्वा? यस मिस। अभी ठीक है ना? आर्यन, कृतिदेव, सुप्रतिम, समझ आ रहा है? यस मिस तो बहुत बढ़िया। बाकी मौन व्रत पे रहोगे कि बताओगे? यस मिस।
यस मिस। हाँ ठीक है। तो अब समझ में आया, जो चीज ड्राई है इट विल ट्राई टू गेट द वाटर एज सून एज पॉसिबल, दैट मीन्स इट विल प्रेशराइज टू हैव द ऑस्मोसिस। वो बोलेगा कि भाई जल्दी से ऑस्मोसिस करो, मुझे पानी की जरूरत है, तो वो जल्दी जल्दी पानी लेगा। एंड दैट प्रेशर टू क्रिएट टू पुल द वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। नाउ इज इट क्लियर टू यू? यस मिस। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं आपको एक सिंपल रिलेशनशिप देती हूँ, मैथ पढ़ते हो ना आप लोग, सब मैथ वाले बच्चे हो इसलिए समझा रही हूँ। ठीक है, इफ सॉल्यूट इज मोर दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब वाटर इनटेक ज्यादा है। अब समझ आया रिलेशन? यस मिस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, यस गुड। ठीक है, इफ सॉल्यूट इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। अच्छा मुझे एक चीज मैं आपकी बॉडी का एग्जांपल ले लेती हूँ आपके साथ। आपको अगर मैं सारा दिन ड्राई 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 वाला खाना खिलाऊंगी और पानी नहीं दूंगी, और रात के 10 बजे आपको पानी का जग देती हूँ, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में ये है, चलो मेरे डमीज बनेंगे आहान और अपूर्वा, ठीक है, आहान को मैंने पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ ड्राई चीज खिलाई है, कुछ भी मॉइस्चर वाला चीज ही नहीं खिलाया, ठीक है, और अपूर्वा को सारे दिन सिर्फ जूस ही जूस पिलाया है, लिक्विड डाइट पे ही रखा है, और रात को 10 बजे दोनों के सामने पानी के जग रख दूं, कौन जल्दी पानी पिएगा? मिस मैम। मिस आहान। आहान जल्दी पिएगा ना? यस मिस, क्योंकि हर समय तो ड्राई ड्राई खाना खाए। ड्राई लिया, सॉल्यूट है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, आप बॉडी क्या बोलेगी, गे भाई पानी तो दो। आया समझ में? यस मिस। अभी चीज क्लियर हुई? यस और मेरे साइलेंस हीरोज पीछे के आर्यन, कृतिदेव, सुप्रतिम, तुम लोगों को समझ आया? Yes, miss. गुड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। जितना ज्यादा सॉल्यूट उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, और उतना जल्दी जल्दी पानी को अंदर लेने का फोर्स। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू नाउ? यस मिस। कोई हड़बड़ी नहीं है इसके लिए। ठीक है, सो क्यों मैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आगे टर्गर प्रेशर है, तो टर्गर प्रेशर पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूज होने लग जाओगे, इसीलिए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट रीड करो। अपूर्वा दिखाई दे रहा है स्क्रीन अच्छे से? यस मिस। रीड करो द मोर सॉल्यूट वाला। The more solute a solution contains, the greater the osmotic pressure that solution will have. A solution that has a higher concentration of solutes than another solution is said to be hypertonic. अब समझ में आया? The has a higher concentration of solutes than another solution, ऐसे solution को हम क्या बोलेंगे? Hypertonic solution. Is this part is clear to you? डेफिनेशन समझ में आई हाइपरटोनिक की? यस मिस, एक बार लिख ले। हाँ हाँ लिख लेना, ये पूरा स्क्रीन आप छाप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नाउ सी दिस, आगे पहले पढ़ लो। नेक्स्ट कंडीशन में क्या लिखा है? वाटर मॉलिक्यूल्स टेंड टू डिफ्यूज इनटू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बिकॉज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर पुल्स वाटर। जो हमने समझा वही है। यस मिस। इफ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के अंदर आप अगर डाल दोगे, then the cells will shrivel or crenate as water level of the cell leaves the cell via osmosis. सेल में से सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा और सेल Miss- क्या हो जाएगा?
श्रिंक हो जाएगा। हाँ बस मीन्स हाइपरटोनिक में ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पर बिल्ड होगा? सेल के अंदर ही ना, या बाहर? क्या हाइपरटोनिक में क्या हो जाएगा? बस ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ पर बिल्ड होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाएगा तो? ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन में ही होगा बेटा। एक बीकर है, उसमें 100% कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है सपोज, और मैंने एक फ्रेश प्लांट का सीड इसके अंदर डाल दिया, तो वो अपना वो वाटर लूज कर देगा ना बेटा? हाँ मीन्स लूज तो कर दिया। लूज करेगा, श्रिंक हो जाएगा। दैट मीन्स ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ ज्यादा है? सॉल्यूशन में ज्यादा है ना। यस मिस, हाँ मिस। तो हाइपरटोनिक कंडीशन में कहाँ ज्यादा होगा बेटा? सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। और कोई डाउट अपूर्वा? यही क्वेश्चन है, मैं समझ रही हूँ या नहीं? हाँ मिस। यही पूछ रहे हो ना? यस मिस। ओके फाइन। सो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन में हो रहा है भाई, कि हमारे मेरे पास पानी नहीं है, तो फ्रेश सीड जैसे ही अंदर आया तो उसके पास पानी है, तो उसका भी जो वाटर है वो उसमें से बाहर निकल जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? एंड द सेल विल श्रिंक। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस। ठीक है, लिख रहे हो? हाँ मिस, लिख रहे हैं। हम्म। थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पर, बिकॉज इट्स फॉर क्लास 11-12। तो थोड़ा सा टर्म्स जो है वो डिफिकल्ट, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ा सा आपको अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बोलो, मैं उसको और इजी कर दूँ। Is this part is clear to you? यस मिस। यस। Done? मिस लास्ट दो को पॉइंट लिख देना। हाँ मिस हो गया। अपूर्वा डन? बाकी सब आर्यन, कृतिदीप, सुप्रतिम? देखो इसमें यस मिस, डन। हाँ, जो भी समझा है ना बेटा वो आपके टेक्स्ट बुक का ही मैं आपको क्लियर कर रही हूँ पिक्चर। जस्ट ओपन पेज नंबर 43। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43 देखो तो। देखा?
उसमें फिगर 4.8 दिया हुआ है। मेंशन्ड है ना? यस मिस, सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ हाँ, तो देखो सेल जो बीच वाला डायग्राम है, बी नंबर वाला, उसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल की कंडीशन देखो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में है तो वो श्रिंक हो गया है। दिखा? यस मिस। कृतिदीप, बोलने में कितनी एनर्जी खर्च हो जाती है तुम तीनों की। सुनाई दे रहा है? हेलो हेलो मिस। हाँ सुप्रतिम, हाँ डायग्राम मिस। देखा या नहीं देखा? हाँ मिस। कौन सा वाला? कौन सा देखा? छोड़ दीजिए मिस। मिस देख लिए मिस 4.8 मिस। ओके, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का भी ऐसे ही डेफिनेशन लिखना है। बस आपको क्या लिखना है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी कम होगा। ठीक है, द सॉल्यूशन दैट हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन of solutes than other solution, then it is called hypotonic solution। सेम डेफिनेशन, कोई भी चेंज नहीं होगा। तो क्या लिखना है, a solution that has a lower concentration of solutes than another solution is called hypotonic solution। is this part is clear to you? यस मिस। ठीक है, Yes. छोटा सा चेंज। अच्छा, अब हाइपोटोनिक मतलब कम कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट्स का, तो मतलब पानी ज्यादा है। अगर आप ऐसे वाले उसमें सेल को डालोगे तो देखो सी नंबर वाला डायग्राम देखो, सेल कैसे बल्ज हो जा रहे हैं, देखा? यस मिस। ठीक है। अब एनिमल सेल्स के पास, क्योंकि जो ऊपर आपको जो डायग्राम दिखा रहा है ना, देखो एनिमल सेल्स के पास क्योंकि सेल वॉल नहीं होता है तो उनके पास जो कंट्रोलिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, तो सेल्स क्या होते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं। अगर ज्यादा वाटर इनटेक होगा तो वो बर्स्ट हो जाएंगे। बट प्लांट सेल के पास क्योंकि सेल वॉल्स हैं तो उसकी वजह से उनके पास रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो काफी ज्यादा तक पानी वो अपने अंदर होल्ड कर सकते हैं and they will not burst easily। is this part is clear to you? यस। यस मिस। हाँ, तो कभी मैम अगर डायग्राम में स्कूल में पूछे तो बताना कि बर्स्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि सेल वॉल की एब्सेंस है एनिमल सेल में। सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। आई विल शो यू वन डायग्राम ओवर हियर। ये जो आपको ये पर्टिकुलर फिगर है, आपका अगर स्कूल खुलेगा तो इसके ऊपर बेस पर प्रैक्टिकल भी होगा। सी दिस पिक्चर। ये देख रहे हो सेल्स? यस मिस। ये देखो, हाँ, ये फुल्ली टर्जिड सेल, मतलब बहुत अच्छे से सॉल्यूशन में है ये सेल, पानी में है, पूरे वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी फुलफिल्ड है। तो ऑल सेल्स आर सो ब्यूटीफुली अरेंज्ड लाइक ब्रिक। ये आपको माइक्रोस्कोप में दिखाई देगा बिल्कुल ऐसा ही। और अगर आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो देखो सब कैसे श्रिंक हो गए। यस मिस। ठीक है, तो श्रिंक कौन होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन श्रिंक होता है, सेल वॉल श्रिंक नहीं होता है, ध्यान रखना का हमेशा। देखो इस डायग्राम में देख लो, सी दिस, ये नॉर्मल सेल है और जैसे ही इसको सॉल्यूशन में डाल दिया आपने हाइपरटोनिक, देखो श्रिंक होना शुरू हो रहा है। सेल वॉल को छोड़ के सेल मेम्ब्रेन जो है वो सिकुड़ता जाएगा और लास्ट में इतना हो जाएगा। क्योंकि सेल वॉल तो थोड़ा रिजिड होता है। हाँ, सेल वॉल रिजिड होता है। ठीक है, तो आप देखो
ये जो कंडीशन है इसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, इसलिए ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोलिसिस। स्पेलिंग लिख देती हूं मैं, प्लाज्मोलिसिस भी बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं, एनीथिंग यू कैन से, ठीक है। सो प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स या प्लाज्मोलिसिस, एनीथिंग यू कैन आंसर अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। तो हाइपरटोनिक में डाल दोगे तो प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा या प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगा, और अगर आप उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालोगे तो सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस कंडीशन इज अंडर हाइपरटोनिक, और वाइल हाइपोटोनिक में क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू बेटा? यस मिस। हम्म मिस जब सेल स्वेल होगा तभी मतलब का सेल मेम्ब्रेन भी स्वेल होगा। हाँ, सेल मेम्ब्रेन ही स्वेल हो रहा है बेटा, क्योंकि उसी के हम अंदर तो वैक्यूल है, यस मिस। ठीक है। तो वो एग्जर्ट करता है, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करता है, इसलिए सेल्स तो एकदम, हाँ तो उधर में मतलब सेल वॉल का मतलब वो भी मतलब थोड़ा फूल जाता है ना कि कोई इफेक्ट ही नहीं होता। नहीं, वो भी वो इलास्टिक है तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड जरूर होगा, इसलिए इस कंडीशन को हम बोलते हैं टर्जिड स्टेट। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, टर्जिड, ठीक। ठीक है, TURGID, टर्जिड। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। अच्छा, बहुत सिंपल है, घर पे देखा होगा ना, जब छोले या राजमा मम्मा रात को भिगाती है तो एकदम ड्राई होते हैं, लेकिन जब सुबह वो स्वेल हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, तो आपने देखा है कभी कभी एकदम थिन थिन लेयर सा उसका निकल जाता है, हाँ मिस, हाँ मिस, हाँ। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा एग्जर्ट होने के इस प्रेशर से, बादाम में भी तो ऐसे ही होता है। हाँ बस बादाम में भी, कुछ भी, ये जो सारे सीड्स आप डालोगे तो वो आपको ये एक्सपेरिमेंट घर पे ही देखने को मिल जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मिस। ठीक है। आप उल्टा भी कर सकते हो, अगर घर में चाशनी वगैरह पड़ा हो ना, तो उसमें है ना एक फूला हुआ सेल जो भी चना वगैरह हो उसको उसमें डाल के देख लेना। इस किशमिश को भी पानी में डालकर देख देख सकते हैं। किशमिश को आप पानी में रेजिन डालोगे रेजिन। तो हाइपोटोनिक कंडीशन में आप देख लोगे उसकी हाँ मिस। स्वेलिंग, और हाँ अगर मिस। आपके घर में मिठाई पड़ी है, चाशनी जो मीठी मीठी होती है, उसके अंदर उसको डाल के देख लेना, तो भी कंडीशन चेंज हो जाएगी, तो फिर हाइपरटोनिक आप देख पाओगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मिस। है ना। बट जो स्वेल हुआ है आपका, जो रेजिन, जो किशमिश जो है वो स्वेल हुआ है, उसको उठाना और उसको चाशनी में पटक देना, फिर दूसरे दिन देखना कि क्या होता ओके। है, ठीक है। तो वो आपको क्या विजिबल रिजल्ट देगा, आपको दिखाई देगा कि स्वेल जो है वो श्रिंक हुआ है। आप श्रिंक वाला ही डालोगे तो समझ नहीं पाओगे कि श्रिंक हुआ नहीं हुआ, कितना हुआ, पर स्वेल्ड वाला डालोगे तो आपको ज्यादा क्लियर विजिबल रिजल्ट्स दिखेंगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस यस मिस। मिस। ठीक है। सो दिस थिंग यू कैन सी, और किचन में ये एक्सपेरिमेंट्स करने से पहले अपनी मम्मी को जरूर इन्फॉर्म करना, क्योंकि अगर पिट पिटा जाओ तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं, ठीक है। एंड देन अनदर थिंग इज आइसोटोनिक कंडीशन, ठीक है। आइसोटोनिक कंडीशन मतलब सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ जो सिचुएशन है वो ऑलमोस्ट इक्वल है, नो मतलब वाटर जो है वो फ्री है, इधर उधर जैसे भी मूव करना है जब रिक्वायरमेंट है थोड़ा बहुत किया, नहीं किया। सो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट जो बोलते हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते होगे, तो वो आइसोटोनिक कंडीशन है, मतलब सेल के अंदर और बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आइसो मतलब इक्वल, ठीक है, इक्वल है पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेशन। इसीलिए हमारी बॉडी, ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो किडनी है वो ये आइसोटोनिक स्टेट मेंटेन करती है हमारी बॉडी का, ठीक है, क्योंकि वो ही है जो ब्लड को बार बार फिल्टर करती है। अगर ब्लड बार बार फिल्टर नहीं होगा तो आपका बॉडी जो है वो पानी पीने की वजह से ऐसा हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा तुरंत ही, अगर बॉडी में ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो। और अगर बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो जाएगा तो सिकुड़ जाओगे और सूख जाओगे। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस।
मिस तो ठीक है। फैट लॉस का ये भी एक मेथड होता है क्या? हम्म। फैट लॉस का ये भी एक मेथड हो सकता है क्या? फैट लॉस कौन कर रहा है? फैट लॉस कोई कर नहीं रहा, मिस बस हम बस पूछ बोल रहे रहे हैं हो? मिस। ठीक है, हाँ, वो अलग चीज है बेटा। बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमारी बॉडी में आइसोटोनिक कंडीशन सिर्फ एक ही ऑर्गन मेंटेन करने में हेल्प करता है, दैट इज किडनी। ठीक है, ताकि हम रोज एक ही प्रपोर्शन में रहें। आज कम पानी पिया है तो सिकुड़ नहीं जाने चाहिए, ज्यादा पानी पिया है तो कल एकदम ऐसे राउंड राउंड नहीं दिखने चाहिए। वो सारा मेंटेनेंस जो है हमारी किडनी कर लेती है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस Got it? So that is what regarding the hyper, hypo and isotonic solutions. और यही है ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, अब सेल के अंदर वाटर जा रहा है अगर इस वाली कंडीशन में, हाइपोटोनिक कंडीशन, सेल के अंदर क्योंकि पानी जा रहा है, तो हम ये स्टेट को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस हो रहा है इसको हम बोलते हैं एंडो ऑस्मोसिस। मतलब ऑस्मोसिस अंदर की तरफ, और अगर पानी बाहर निकल रहा है सेल के तो उसको हम बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? यस मिस। ठीक है, एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। तो ये कोई नया टर्म नहीं है ऑस्मोसिस ही है, बस समझा रहा है। ये टर्म को पढ़ने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सेल जो है वो किस टाइप के सॉल्यूशन में है। मैं आपको एक स्टेटमेंट पूछती हूँ कि सेल ए इज परफॉर्मिंग एंडोऑस्मोसिस, टेल मी इन विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन इट इज केप्ट? मिस हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक, वेरी गुड। ठीक है, दैट मीन्स what will be the condition of the cell after few hours? It will swell up. Swelled up. Swelled up, it will become turgid, or it may burst also. Understood this part? Yes miss. ठीक है, तो ऐसे मतलब ये टाइप ऑफ वो आपको ट्रिक प्ले करेगा कि ये क्वेश्चन की आपको कंडीशन दे या वो दे दिया है कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल रखा हुआ है। अब बताओ कि कौन से टाइप का ऑस्मोसिस होगा, एंडोऑस्मोसिस होगा या एक्सोऑस्मोसिस होगा? तो आप बताओ क्या होगा? It's endosmosis. अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल डाल इस अगर दिया, हाइपोटोनिक में रखा गया तो मिस Exhaust. the water molecules will move out of the cell, exosmosis. एक्सोऑस्मोसिस, वेरी गुड। और एक्सोऑस्मोसिस, तो कंडीशन ऑफ द सेल विल बी आफ्टर फ्यू आवर्स? Miss shriveled up. हाँ बोलो आहान। शिवर हो जाएगा। हाँ, श्रिंक हो जाएगा, बट बायोलॉजिकली हम टर्म क्या यूज करेंगे? Shriveled. प्लाज्मोलिसिस। हम वर्ड यूज करेंगे कि सेल जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड हो जाए। आया समझ में? हाँ miss. ठीक है, सो दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। सो दिस इज व्हाट रिगार्डिंग इम्बिबिशन, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। अच्छा, अब आपके बुक में ऑस्मोसिस को लेकर कुछ कई सारे एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं यहाँ पर तो मैं आपको दिखा तो नहीं सकती हूँ, बट द थिंग इज व्हाट यू हैव टू डू इज डू वन थिंग। ये जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, इनको आप ये यूट्यूब पर इनको लिखना और एनिमेशन उसका देखना। आपको पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है ना इस एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है वो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा वीडियो वाइज के ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है। स्पेशली आई थिंक ऑन पेज नंबर 4040 यू हैव एक्सपेरिमेंट इज देयर एंड हियर 4.4 4.5 फिगर्स में जो एक्सपेरिमेंट दिए हैं ना वो आप एक बार सिर्फ यूट्यूब पे देख लेना बेटा, और 4.7 में। ठीक है, ये एक काम हो जाएगा। Yes miss. ठीक है, सो आई विल शेल आई राइट द होमवर्क फॉर यू? हाँ miss देख लीजिए। भूल नहीं जाना फिर इसलिए। हाँ miss देख। Okay miss. So see this, your homework is
फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना, ठीक है, फॉर जेनेटिक्स। नहीं तो मेंडल जो है, मेंडल अंकल चले जाएंगे दिमाग से बुरी तरह से, ठीक है। दूसरा होमवर्क है आपका ये कि आपको ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, फिगर 4.4, 4.5 एंड 4.7, ये आप जो पूरे ग्लास एपरेटस वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, इसका जो एनिमेटेड वर्जन्स हैं वो देख लेना आप लोग इनको होते हुए। अगर आपको कोई डाउट्स क्रिएट एंड रीड द थियरी, उसके बाद थियरी रीड कर लेना। अगर कोई डाउट्स होते हैं फिर भी ऑस्मोसिस में तो मुझे बताना, देन वी विल मेक इट क्लियर एंड वी विल डिस्कस इट। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ लेनी है। सो रीड टिल वेयर यू हैव टू रीड इज, you have to read till here, that is what we say, पेज नंबर 42 तक इस चैप्टर के स्टार्टिंग से टिल 42 तक रीड करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट छोड़ के सब कुछ रीड कर लेना है। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस गुड। सो प्लीज रीड दिस एंड मेक श्योर अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप लिख कर रखना, नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस। अंडरस्टूड दिस? कोई डाउट्स? नो एक दो No, miss. टर्म हो सकता है बीच में कुछ नया आएगा, मैंने जानबूझ के छोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि आप रीड करो उसे, और अगर नहीं समझ में आता है तब मुझे पूछो, ठीक है। वैसे आ जाना चाहिए, अगर इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा है तो समझ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो दैट पार्ट यू हैव, देन वी विल प्रोसीड फॉर टर्गर प्रेशर। नेक्स्ट क्लास में हम ये सारी चीज़ें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ना है हमको, टर्गर प्रेशर पढ़ने हैं, टर्जिडिटी पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। सो दैट पार्ट वी विल सी फॉर दैट। टिल देन be safe and keep on reading. Understood? Yes, miss. Thank you, miss. थैंक यू। Okay, have a good day.